आपका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम करने वाले हैं तीसरा पार्ट इस वीडियो में चैप्टर 7 का क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर 7.4 शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं 7.4 में हम पढ़ेंगे उपभोग प्रवृत्तियों के प्रकार, यानी उपभोग की प्रवृत्तियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से जो है सवाल आते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर उपभोग प्रवृत्तियों के प्रकार। तो समझ लेते हैं उपभोग प्रवृत्तियों के प्रकार क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ यहाँ पर टाइप ऑफ जो है प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम, यहाँ पर क्या होते हैं देखिए। सबसे पहला जो होता है वन औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं एपीसी। आपको देखिए यहाँ पर एपीसी जरूर याद रखना है, एपीसी जरूर याद रखना है। अगर ये एपीसी आप याद रखेंगे, एमपीसी याद रखेंगे, तो आपको जो है ये चैप्टर करने में काफी आसानी होगी, क्योंकि आगे जो है फॉर्मूले आने वाले हैं और फॉर्मूलों को करने के लिए, फॉर्मूलों को सॉल्व करने के लिए आप इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म। तो इन्हें याद कर लीजिए एपीसी, ठीक है। औसत उपभोग प्रवृत्ति, यहाँ पर औसत मतलब देखिए ए, उपभोग मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। औसत उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग ये क्या लिखा है, उपभोग ऑफ, यहाँ टाइप ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी और असीमांत उपभोग प्रवृत्ति यहाँ पर एमपीसी। तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है और असीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। तो चलिए पहला देखते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में देखते हैं। ये जो एपीएस होता है, यहाँ पर जो है औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, एपीएस लिखा हुआ है, ठीक है। यानी इसका मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कितना उपभोग कर सकते हैं हम, ठीक है। औसत उपभोग की प्रवृत्ति है, औसत उपभोग निकालना है। तो औसत शब्द यहाँ पर जुड़ गया तो यहाँ पर एवरेज आ गया। औसत का मतलब हो गया एवरेज, ठीक है। यहाँ पर ए का मतलब हो गया एवरेज, ठीक है। प्रोपेंसिटी हो गया और यहाँ पर जो हो गया ये उपभोग का मतलब प्रोपेंसिटी हो गया, और सॉरी कंज्यूम, सी का मतलब हो गया कंज्यूम और प्रोपेंसिटी का मतलब हो गया प्रवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखें कि औसत का मतलब एवरेज, ए का मतलब एवरेज है, एवरेज मतलब औसत होता है, उसके बाद प्रोपेंसिटी होता है, इसका मतलब प्रवृत्ति होता है, उसके बाद उपभोग कंज्यूम, सी का मतलब कंज्यूम होता है, कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग, ठीक है। यानी यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म हो गई। और ये मार्जिनल, एम का मतलब होता है मार्जिनल यानी सीमांत की, इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको, परिभाषाओं के साथ जो है एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, अभी चिंता ना करें। आपको बस ये याद रख लेना है एपीसी क्या होता है, यहाँ पर आपको नाम याद रखना, औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है, ठीक है। एम लग गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ए लग गया औसत उपभोग प्रवृत्ति और एस लग गया लास्ट में एपीएस। देखिए एपीएस लग गया, यही वाली चीज है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये चीज, इसमें आपने देखा ये वाली चीज देखा, यहाँ पर ये सी है ना, तो सी को हटा करके यहाँ पर क्या लगा दिया गया, एस लगा दिया गया, ठीक है। औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति में एस लगा दिया गया। यहाँ पर सॉरी ये सी, ये भी, ये हमारा भी सी है, ठीक है। औसत उपभोग प्रवृत्ति ये सेम है। अभी एस वाला भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो औसत उपभोग बचत के नाम से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये औसत उपभोग प्रवृत्ति है, सी है ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, हमारा जो अभी पढ़ा ना हमने, औसत उपभोग प्रवृत्ति होती क्या है, आखिर में हमने क्या पढ़ा, औसत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है से अभिप्राय क्या होता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय उपभोग व्यय और संबंधित आय के स्तर अनुपात से है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो उपभोग में जितना भी पैसा खर्च किया और उसमें संबंध में आय का स्तर जितना भी है, यानी उपभोग में जितना भी पैसा खर्च किया और उसके संबंध में जो आय जितनी मिलती है हमें, उसका जब हम अनुपात निकालते हैं तो उसे हम उपभोग, औसत उपभोग कहते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं।
तो इसको क्या फॉर्मूला है APC निकालने का, तो औसत यानी एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम का मतलब होता है औसत उपभोग, जितना भी आपने खर्च किया और कितने में से किया। जैसा कि हम परसेंटेज निकालते हैं ना कि आपकी कितने परसेंटेज आए ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद कितने में से टोटल आए और 100 से गुणा कर देते हैं। बस यहाँ पर 100 नहीं है, बाकी पूरा परसेंटेज का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपल से याद रखना है, सिंपल सा है, जितनी आय, जितना पैसा आया, जितना पैसा जो है, जितना पैसा यहाँ मिला एक व्यक्ति को कमाने से, वो सीधा नीचे लिख दो। उसके बाद जितना पैसा उसने खर्च किया वो ऊपर लिख दो। तो यहाँ पर बन गया फॉर्मूला APC इक्वल टू होता है C/Y, यानी C/Y। तो ये हो गया औसत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला। तो आई होप ये याद हो गया होगा आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला। अगर याद नहीं हुआ है तो इसे लिख कर रख लें, क्योंकि ये काफी काम आने वाला है। आगे हम जब इसमें सवाल सॉल्व करेंगे तो ये काम आएगा, तो इसे लिख कर रख लें। चलिए अब देखते हैं APC से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। APC तो हमने देख लिया, और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। सबसे पहला है उपभोग, ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे। ये सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप जो है इन पॉइंट्स को बिल्कुल तुरंत कवर कर लेंगे। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए आगे यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं, APC, APM, यहाँ पर MPC और APS, MPS, ये सारी चीजें आती हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें आती हैं और मिक्स हो जाती हैं, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था, मिक्स हो गई थी। लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट अध्ययन करेंगे, अलग से जो है इनका अध्ययन करेंगे, वो भी ग्राफ के माध्यम से हम सीखेंगे डिटेल में, ताकि आपको जो है ये मिक्स ना हो चीजें, और आपको जो है आसानी से जो है इनमें अंतर कर पाएं और आप समझ पाएं। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर APC बात कर रहे हैं, APC संबंधित बिंदुओं के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं APC से संबंधित, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए, APC 1 से अधिक है। जब APC 1 से अधिक होता है, देखिए APC औसत उपभोग की प्रवृत्ति 1 से हमेशा क्या रहती है, अधिक होती है। ठीक है, तो APC 1 से अधिक है, तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ है, इस तरह बना हुआ है, ये उपभोग है, और ये जो है यहाँ पर आय है, और ये क्या है यहाँ पर उपभोग ऑन आय। ठीक है, तो यहाँ पर APC इक्वल टू C/Y इक्वल टू हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको लिया और इसको लिया। ठीक, उपभोग को लिया, उपभोग हमने क्या करा, ये देखिए उपभोग हमारा C है, तो उपभोग हमने यहाँ पर C लिख दिया, ये हमारा उपभोग है पूरा। ये देखिए ये उपभोग है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी जो है ये वाली दूरी कितनी है आपकी, ये दूरी कितनी है, यहाँ पर ये वाली जो दूरी जितनी है, ये क्या है हमारा C है। ठीक, उपभोग है, और ये वाली जो जितनी दूरी है ये हमारा आय है। तो उपभोग को ऊपर लिख दिया ON देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है ON, ये रहा ON। ठीक है, तो C हमने ऊपर लिख दिया, Y नीचे लिख दिया, इक्वल टू फॉर्मूला बन गया APC इक्वल टू C/Y बन गया। ठीक है, समझ आ रहा है ये। उसके बाद देखते हैं, APC इक्वल टू 1 होता है, APC जो है 1 के बराबर होता है, और APC 1 से कम, APC 1 से कम भी हो सकता है। और आय में जो है विभिन्न आय में जो है वृद्धि से APC गिरता है। जब आय बढ़ती है ना, तो APC गिरने लग जाता है, और APC कभी भी शून्य हो सकता है। APC उपभोग फलन जो है यहाँ पर कभी भी शून्य हो सकता है। APC औसत उपभोग फलन शून्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पर औसत जो है उपभोग कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बी वाला पॉइंट क्या कहता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है ये भी हम डिटेल में समझते हैं। पहला हमने क्या देखा इसमें, अभी देखा उपभोग, यहाँ पर हमने देखा औसत उपभोग प्रवृत्ति को देखा कि औसत उपभोग प्रवृत्तियां क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, और इसका ग्राफ भी हमने देखा है। अब हम देखेंगे सीमांत के बारे में, और समझेंगे सबसे पहले कि सीमांत होती क्या है, उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होती है सीमांत। सीमांत का मतलब देखिए सीमा, ये सीमांत शब्द से ही पता चल रहा है।
अगर आप इसको अलग अलग करें ना, इसका संधि विच्छेद करें, तो यहाँ पर पता चलता है सीमा प्लस अंत। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सीमा प्लस अंत। सीमा का मतलब होता है एक रेखा, एक लाइन, तो सीमा से जहां पर उसका अंत हो जाता है, ठीक है, जहां पर उसका अंत हो, सीमांत, ठीक है, उसे हम सीमांत कहते हैं। जैसे कि अंत होने वाला हो, बिल्कुल नजदीक हो और उसका अंत होने वाला है, वो सीमांत है। आप समझ रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं यहीं पर समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि ये पेज है पूरा मैंने ले रखा है, और ये पेज यहाँ पर मैं आ गया, बिल्कुल ये खत्म होने वाला है, तो ये क्या है, ये सीमांत है बिल्कुल। ये जहां पर मैं पहुंच गया ना, वो सीमांत है बिल्कुल, क्योंकि ये अभी थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा, सीमा के जो अंत में है, यानी जो सीमा के अंत के पास है, सीमांत कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ परिभाषा के अनुसार समझते हैं। सीमांत उपभोग में प्रवृत्ति से अभिप्राय, यहाँ पर देखिए, उपभोग में परिवर्तन के आय में परिवर्तन के अनुपात से यानी होता है। क्या मतलब होता है? सीमांत उपभोग में प्रवृत्ति से अभिप्राय, सीमांत उपभोग में जो प्रवृत्ति होती है उससे अभिप्राय क्या होता है, उपभोग में परिवर्तन के आय में परिवर्तन के अनुपात से होता है। उपभोग में जितना भी परिवर्तन हुआ है, देखिए बिल्कुल परिभाषाएं बिल्कुल दोनों सेम हैं, लेकिन अंतर क्या है, एक शब्द जोड़ दिया गया, परिवर्तन, परिवर्तन जोड़ दिया गया, यानी उपभोग में परिवर्तन जितना होगा और आय में परिवर्तन जितना होगा, जितना उपभोग यहाँ पर क्या था, कुल उपभोग और कुल आय में, आय को बटे में रखते थे, यानी कुल उपभोग और आय का अनुपात निकालते थे, तो एपीएस औसत, जो औसत उपभोग हमें पता चल जाता था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए जो अगर आप परिवर्तन का पता लगाएंगे, ठीक है, परिवर्तन का पता लगाएंगे तो हमें मिलेगा एमपीसी, सीमांत उपभोग जो है यहाँ पर सीमांत उपभोग, यहाँ पर क्या हो गया, सीमांत औसत उपभोग, क्या है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति हो जाएगी ये वाली, ठीक है। उपभोग में परिवर्तन, जितना भी परिवर्तन हुआ उपभोग में, वो हम यहाँ लिखेंगे, और इसको जो है इस तरह से ये निशान लगाकर हम लिख देंगे। इस निशान का मतलब है परिवर्तन, ठीक है। इसमें देखिए आय में परिवर्तन जितना हुआ वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया उसी की तरह, उपभोग बटे आय, लेकिन हम इसमें यूज करेंगे परिवर्तन निशान का, दोनों में परिवर्तन लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ग्राफ बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर ग्राफ में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये वाला ग्राफ हमारा पिछला वाला ग्राफ है, ये जो ग्राफ हमारा है पिछला वाला ग्राफ है। अब देखिए सीमा, यहाँ पर मैं अगर इसको उपभोग मानता हूं, ये सी है, ये उपभोग है, तो मैंने क्या करा, उपभोग को बढ़ा दिया। पहले इतना था, अब मैंने मान लीजिए परिवर्तन मान लीजिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, पहले क्या था, इतना इतना है, अभी उपभोग हमारा क्या है, ये इतना हो रखा है, इतना है, ठीक है, सिंपल उपभोग है, ये हमारा पहले वाला है, अभी का है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, उपभोग m से n कर दिया, यानी m पहले करते थे और उसको और बढ़ा दिया। हमने उपभोग को क्या करा, बढ़ा दिया, और उपभोग को बढ़ा दिया, जितना कितना परिवर्तन किया, मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा कितना था, 20 था, 5 और बढ़ा दिया, ठीक है, 5 परिवर्तन किया। उसके बाद ये हम आय कितनी मिलती थी, 25,000 मिलती थी, अब 5,000 और मिलने लगी, तो 5,000 और बढ़ा दिया। तो यानी आय और उपभोग में जितना भी परिवर्तन हुआ है वो चीज हम लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये 5,000 रुपए का परिवर्तन, और ये 5 उपभोग यहाँ पर लिखेंगे 5,000, ठीक है। तो ये जितना परिवर्तन हुआ है उसको हम लिखेंगे, तो सीमांत उपभोग, और यहाँ पर सीमांत जो है उपभोग की प्रवृत्ति निकल कर आ जाएगी, मार्जिनल जो है यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पर समझ आ रहा होगा। ये देखिए ग्राफ आपको मैंने बता दिया, ये सी है, ये वाई है, वाई में जितना परिवर्तन आया, देखिए यहाँ पर जो कितना है, जितना भी है, इधर से इस वाई से जाने में 2y तक जाने में कितना परिवर्तन हुआ, कितनी दूरी हुई, कितना गैप आया, वो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। उसके बाद जितना यहाँ पर जो है m से n में ऊपर जाने में कितना गैप आया, जितना फर्क आया, वो ऊपर लिख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कुछ बिंदु हैं। क्या है बिंदु, एमपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, एमपीसी 0 और 1 के बीच में रहता है, यानी एमपीसी हमेशा क्या होता है, 0 और 1 के बीच में रहता है। एमपीसी मतलब सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति हमेशा 0 और यानी
0 और 1 के बीच ही रहती है। ये ज्यादा नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब आप याद रखना, जब भी आप एमपीसी निकालो ना, तो अगर आपका आंसर 1 या 0 के बीच में नहीं आता है, ठीक है, तो आप समझ लेना आपका आंसर गलत है, आपको दोबारा चेक करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे ये हमें पता चलता है। तो आगे हम करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। गरीबों में एमपीसी अमीरों में एमपीसी से अधिक होता है। गरीबों में एमपीसी क्या होता है, अधिक क्यों होता है? देखिए, एमपीसी का मतलब क्या होता है? सीमांत परिवर्तन, यानी सीमांत औसत जो है, यहाँ औसत प्रवृत्ति में जो परिवर्तन होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में जो यहाँ पर जो है परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर सीमांत मार्जिनल, यहाँ पर प्रोपेंसिटी कंज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? अमीरों में एमपीसी से अधिक होगा, गरीबों के अंदर जो है एमपीसी जो है यहाँ पर मार्जिनल परिवर्तन जो है ज्यादा होता है अमीरों की तुलना में। क्यों होता है? क्योंकि अमीर लोग जो है वही चीज खरीदते हैं जो उन्हें चाहिए, लेकिन गरीब व्यक्ति जो है अपनी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है कम से कम पैसों में, तो वो बहुत सारी चीजें खरीद लेता है, जिससे क्या होता है? एमपीसी उसका ज्यादा होता है अमीरों की तुलना में। तो आय में वृद्धि के साथ एमपीसी गिरता है। जब भी आय बढ़ती है, यानी व्यक्ति की सैलरी बढ़ती है, तो उससे एमपीसी गिरता है, मार्जिनल कॉस्ट यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम जो है गिरने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है गिरती है, ठीक है। जैसे ही आय बढ़ेगी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति गिरेगी। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर एपीसी और एपीसी के बीच तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, जल्दी से इनकी तुलना कर लेते हैं। एपीसी और एमपीसी के बीच तुलनात्मक करते हैं, इन कंपैरिजन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। तो क्या है? पहला है एपीसी और दूसरा हमारा है एमपीसी। तो यहाँ एपीसी एमपीसी, ठीक है। चलिए जल्दी से करते हैं। उपभोग व्यय, सबसे पहली बात है उपभोग व्यय और आय का अनुपात होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, आपको बेहतरीन समझाने के लिए यहाँ पर आपको लिख दिया है, ताकि आपको जो कंफ्यूज ना होना पड़े और आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पर उपभोग व्यय जो जितना होता है, उपभोग व्यय और आय के बीच जो है यहाँ पर अनुपात होता है। जो उपभोग होगा, जितना व्यक्ति यहाँ मतलब खर्च किया है और जितना वो कमाता है, उन दोनों में अगर अनुपात निकालेंगे तो औसत उपभोग प्रवृत्ति निकलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उपभोग व्यय में परिवर्तन, और जितना उसने परिवर्तन किया है, मान लीजिए आज 10 रुपए खर्च कर रहा है और कल वो 20-15 रुपए खर्च करता है, तो 5 रुपए यहाँ पर लिखा जाएगा। 5 रुपए का परिवर्तन आया और 5 रुपए को हम क्या कहेंगे? परिवर्तन आया है। और कितना परिवर्तन आया? 5 रुपए का, तो 5 रुपए लिखेंगे ऊपर, और नीचे जो है उसकी आय में जितना, मान लीजिए 5 रुपए उसकी आय भी बढ़ गई है, तो 5 रुपए आय भी बढ़ा देंगे। तो इससे क्या मिल जाएगा? हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो उसका अनुपात हमें मिल जाएगा। अब देखिए, एपीसी 1 से अधिक नहीं हो सकता, जरूरी नहीं। एपीसी जो है 1 से अधिक हो, ये जरूरी नहीं होता। एमपीसी 1 से अधिक नहीं हो सकता, यहाँ पर ये अधिक नहीं हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? एमपीसी 1 से अधिक हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि एपीसी औसत जो है 1 से अधिक हो, लेकिन एमपीसी 1 से अधिक हो सकता है। उसके बाद देखिए, जब आय बढ़ती है एपीसी गिरता है, पर एमपीसी से कम दर से गिरता है, ठीक है, कम दर पर होता है। जब आय बढ़ती है, किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, तो आय बढ़ने से एपीसी गिरता है, पर एमपीसी से कम दर में गिरता है। मतलब गिरते दोनों, जब आय बढ़ती है तो एपीसी भी गिरता है और एमपीसी भी गिरता है, लेकिन एपीसी जो है ज्यादा कम दर में गिरता है, लेकिन एमपीसी अधिक दर में गिरता है। तो यहाँ पर क्या है? एपीसी गिरता है, पर एमपीसी से अधिक कम दर पर गिरता है, ठीक है, यानी एमपीसी अधिक दर पर गिरता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब आय बढ़ती है तो एमपीसी कभी भी गिरता है, कभी भी गिर जाता है, और एपीसी से गिरने की दर पर, यानी एपीसी की दर से अधिक दर से गिरता है। मतलब एमपीसी क्या है? अधिक दर से गिरता है। यहाँ पर भी वही बात कह रखे हैं। यहाँ पर देखिए, घुमाकर अलग अलग चीजों को कहा गया है, लेकिन बात एक ही है। यहाँ पर एपीसी कम गिरता है
और एमपीसी ज्यादा गिरता है। यहाँ पर भी एपीसी एमपीसी ज्यादा गिरता है और एपीसी कम गिरता है, ठीक है, लेकिन गिरते दोनों हैं। तो ये ग्राफ में गिरने का मतलब होता है कम हो जाना, ठीक है। एपीसी इक्वल टू होता है यानी उपभोग बटे आय, और एमपीसी इक्वल टू होता है उपभोग में जितना परिवर्तन हुआ और आय में जितना परिवर्तन हुआ। तो आई होप यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो क्लियर नहीं हुई है, अगर आपको ये समझ नहीं आया, तो ध्यान से इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये एमपीसी एपीसी नहीं समझा तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। और आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे और अगली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर 7.5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का क्लास 12th 11th का जो है इकोनॉमिक्स का सिलेबस, और जल्द ही यहाँ पर और भी नई चीज़ें आने वाली हैं। तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।